नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन। बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानी जाने वाली शेख हसीना का दिन दहाड़े तख्ता पलट हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ी, बल्कि प्रधानमंत्री आवास से तुरंत निकलना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। दुनिया में करीब 200 देश हैं, लेकिन उनको संकट में भारत याद आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधी सदी का बांग्लादेश का इतिहास यही बताता है कि हर संकट में सहयोग का संबल भारत ने ही दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जनाक्रोश की इस आग में शेख हसीना की सरकार खाक हो गई, लेकिन खतरा कहीं इससे बड़ा था। हो सकता था कि शेख हसीना कुछ समय और बांग्लादेश में रह जाती तो उनकी जान पर भी आफत आ सकती थी। वो तो गनीमत रही कि भारत ने सीधे शेख हसीना को भारत आने का ऑफर दे दिया। संकट में ऐसी मदद उन्हें और कहां से मिलती। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. बांग्लादेश की उम्र अभी पूरे 53 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन उसके जन्म से लेकर अब तक ऐसे कई मौके आए जब भारत नहीं होता तो बहुत भीषण घटना हो जाती। वो भारत ही है जिसके कारण 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से पूर्वी पाकिस्तान छूटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वो भारत ही है जिसने 1975 में बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के सामूहिक नरसंहार के बाद शेख हसीना और उनके परिवार को शरण देकर जान बचाई थी। वो भारत ही है जिसने 2009 में भी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह के वक्त शेख हसीना की मदद करके बांग्लादेश को सैन्य अशांति में पड़ने से रोका था। और अब भी वो भारत ही है जिसने संकट में घिरी शेख हसीना को पहली पनाह दी। रविवार को बांग्लादेश बर्निंग देश बना हुआ था। सड़क पर छात्र थे, आंदोलन का आक्रोश था। सामने शेख हसीना की सरकार थी। दोनों में ऐसी ठनी कि करीब 100 लोगों की जान चली गई। छात्रों का गुस्सा भी हिंसक होने लगा। सेना ने सरकार से मुंह मोड़ लिया। शेख हसीना के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। तब उन्होंने भारत को याद किया, जैसा कि पहले भी भारत को लेकर उनके अनुभव रहे हैं। I really thanks to Prime Minister again that during this war between Russia and Ukraine, many of our students just stuck off and they came to Poland, took shelter. But when you evacuate your student, Indian student, they also brought our student back home. So it was really, you have shown a really friendly gesture. I thank to Prime Minister for this initiative. जैसे ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सोमवार की दोपहर प्रधानमंत्री आवास में जाकर शेख हसीना से मुलाकात की, तभी ये भनक लग गई कि अब हसीना का इस्तीफा होगा। लेकिन सवाल था कि इस्तीफे के बाद क्या होगा। सवाल उठने लगा कि जिस बांग्लादेश में राष्ट्रपति के आवास में हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार के साथ हत्या हो गई थी, कहीं वैसा ही काला इतिहास शेख हसीना के साथ तो नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन भारत ने तुरंत शेख हसीना के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर वैसे भी सजग रहते हैं। आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है।
ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। सोमवार को दोपहर के ढलने तक दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेशी सेना का विमान शेख हसीना को लेकर पहुंचा। शेख हसीना आगे कहां जाएंगी ये बाद में तय होगा, लेकिन अभी तो हसीना भारत में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विद्रोह का इतिहास लंबा रहा है। साल 2009 शेख हसीना की सरकार बने दूसरा महीना ही हुआ था और बांग्लादेश में विषम हालात बनने लगे थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी ही सेना के एक हिस्से बांग्लादेश राइफल्स यानी बीडीआर की बगावत का सामना उन दिनों करना पड़ रहा था। हालात विपरीत होते देख शेख हसीना ने मदद मांगी तो भारत तुरंत एक्शन में आ गया था। 26 फरवरी 2009, प्रधानमंत्री आवास, ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में नई सरकार बने अभी 50 दिन ही हुए थे कि तख्ता पलट के बादल राजधानी ढाका के आसमान में मंडराने लगे। इसकी पहली जानकारी भारत को मिली और वो भी शेख हसीना के जरिए कि संकट बड़ा है और अब भारत ही कुछ कर सकता है। उस दिन शाम होते होते भारत के पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन के मेजर कमलदीप सिंह संधू को एक इमरजेंसी कोड मिला। इस कोड में वही इशारा था जब किसी आपातकालीन स्थिति में सेना को त्वरित एक्शन के लिए भेजा जाता है। वो कोड बांग्लादेश के लिए था। दरअसल शेख हसीना ने भारत से मदद इसलिए मांगी थी कि बांग्लादेश में विषम हालात बन गए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी ही सेना के एक हिस्से बांग्लादेश राइफल्स यानी बीडीआर की बगावत का सामना करना पड़ रहा था। हुआ ये था कि बांग्लादेश राइफल्स के कुछ जवानों ने खूनी विद्रोह कर दिया था। उन्होंने ढाका में अपने डीजी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अविनाश पालीवाल ने अपनी पुस्तक इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। उस घटना से शेख हसीना का अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने भारत से मदद मांगी। 2009 में भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और टैक्टफुली जो ये प्रॉब्लम आई थी, जहां बांग्लादेश राइफल के कुछ एक चंद अफसरों ने जो अपने सीनियर जो डायरेक्टर जनरल थे उसकी पत्नी और बच्चों को मारा और बाकी और भी आर्मी अफसरों डेपुटेशन जो आए थे उनको मार दिया था और एक सिविल वार जैसी सिचुएशन आपस में हो गई थी आर्मी वर्सेस बांग्लादेश राइफल। इसको बड़े टैक्टफुली रिजॉल्व कराया और ये उस समय शेख हसीना का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो अभी आई थी जबकि उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था, तो ऐसे में भारत ने उसकी खुल के मदद की थी। 2009 में हसीना की एक गुहार पर भारत तुरंत एक्शन में आ गया। भारत पूरी तरह मदद के लिए तैयार था। भारत ने यहाँ तक तैयारी कर ली थी कि जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में वो सैनिक हस्तक्षेप भी कर सकती थी। तब 1000 से ज्यादा भारतीय पैराशूट सैनिकों को पश्चिम बंगाल के कालाकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर भेजा गया। भारतीय सैनिकों को जोरहाट और अगरतला से भी बुला लिया गया था। भारतीय सैनिकों को गोले बारूद भी बांटे जाने लगे थे
ताकि युद्ध जैसी स्थिति हो तो भी मोर्चा लिया जा सके। प्लानिंग ये थी कि भारतीय सैनिक बांग्लादेश में तीनों तरफ से घुसेंगे और ढाका के जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजगांव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास गण भवन जाकर शेख हसीना की हिफाजत करते और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाते। इसके बाद वो प्रधानमंत्री के आवास गण भवन पर कब्जा कर लेते और हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर थे, जबकि भारत सरकार और सेना को भी अच्छे से पता था कि हो सकता है कि बांग्लादेशी सेना उल्टी प्रतिक्रिया करे। फिर भी भारत दिल खोलकर शेख हसीना की मदद के लिए तैयार था। 2009 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर बांग्लादेश राइफल के कुछ ऑफिसरों ने अपने सीनियर ऑफिसरों को मार दिया था, उनके डीजी को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया था और एक बहुत बड़ा आक्रोश, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी आर्मी के बीच में और बांग्लादेश की जो राइफल है, जो कि एक प्रकार से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी। और ऐसे में वहाँ की जो आर्मी थी वो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहती थी और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती जो कि वो कंट्रोल में नहीं आती। तो उस समय शेख हसीना ने भारत की मदद ली और भारत ने बड़े डिप्लोमेटिक वे से इसको हैंडल किया। आर्मी को ये बताया कि अगर वो फोर्स यूज करेंगे तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, अगर ये नहीं मानते तो हम जो है अपनी फौज के साथ इसके अंदर इंटरवीन भी कर सकते हैं। उस वक्त के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन के राजनयिकों से संपर्क किया और उनसे हसीना को समर्थन देने की अपील की। भारत ने बांग्लादेशी सेना को साफ कर दिया कि वो बांग्लादेशी राइफल्स के विद्रोहियों पर कार्रवाई न करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ने का डर था। भारत का रुख साफ था कि अगर बांग्लादेशी सेना ने ऐसा किया तो भारत जवाबी कार्रवाई करता। यानी भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों तरीकों से शेख हसीना की सुरक्षा का इंतजाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बांग्लादेश के जन्म से लेकर अब तक अगर आप इतिहास देखेंगे तो इन 5 दशक के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब शेख हसीना के लिए जो हालात हैं वो मुश्किल रहे हैं, उनके परिवार के लिए हालात जो है कई बार मुश्किल हुए हैं और लगभग हर बार ही भारत को उन्होंने जो है वो याद किया है मुश्किल परिस्थितियों में और भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद जो है ऐसे हालात में अक्सर की है। और ये भी एक ऐसा मौका है जब परिस्थितियां जो हैं वो वहाँ पर थोड़ी हिंसक हुई, विपरीत हुई। जब विद्रोह सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ तो शेख हसीना को अचानक वहाँ पर इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और इतने देशों में उन्होंने भारत को ही जो है वो चुना अपनी मदद के लिए इन मुश्किल हालातों में और सीधे भारत जो है वो आ पहुँची हैं। अब यहाँ से आगे का रास्ता उनका क्या होगा, आगे का क्या कदम होगा, इस पर जो है वो निगाह है। शेख हसीना चाहती हैं कि यूके में जो है वो शरण लें अपने परिवार, क्योंकि उनकी बहन का परिवार जो है वो यूके में रहता है। तो ऐसे में अब आगे का क्या उनका कदम होगा ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास अगर बांग्लादेश का आप देखेंगे तो हर मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश की उनके परिवार ने जो है भारत को यहाँ पर याद किया है। अगर भारत नहीं होता तो 1971 में दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश नाम का एक नया देश नहीं आया होता। तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जिसके साथ पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान दोयम दर्जे के नागरिकों से भी बदतर बर्ताव किया करते थे। जब इस अन्याय के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवाज उठाई तो पाकिस्तानी सेना दमन पर उतर आई। भारत ने युद्ध करके बांग्लादेश का निर्माण किया, जिसके बाद शेख मुजीब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। पश्चिम पाकिस्तान का सताया हुआ पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन पड़ोस के एक हिस्से पर पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म की इंतहा हो गई तो उसकी मदद के लिए सामने आया हिंदुस्तान। अगर 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की मदद नहीं की होती तो आज बांग्लादेश का वजूद नहीं होता। उन्नीस सौ 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में धीरे धीरे कई मुद्दों पर टकराव बढ़ने लगे। पहला टकराव भाषा पर हुआ।
क्योंकि 1948 में ही पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को बांग्ला बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भी थोप दिया। दूसरा टकराव 1970 में हुआ, जब भोला चक्रवात से पूर्वी पाकिस्तान तबाह हो गया और जिसमें 3 से 5 लाख लोग मारे गए, जबकि राजकाज संभाल रहे पश्चिमी पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। वहीं तीसरा टकराव 1970 के ही चुनाव परिणामों से बढ़ा, जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जीत हासिल कर ली, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता मुजीब को सत्ता सौंपने को कतई तैयार नहीं थे। इन्हीं कारणों के साए में 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि अगर जनादेश को नहीं माना गया तो पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बंगला मुल्क बनाएगा। तब पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह को कुचलने के लिए दमन शुरू किया। बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई और पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लाखों लोग भारत में शरण लेने लगे। तब मुजीब की मदद के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए। उन्नीस सौ 1971 में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गई और हार के बादल मंडराते देख 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीब उर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने। ये दूसरी बात है कि आज उनके ही देश में उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। दिक्कत ये है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की, लेकिन बांग्लादेश में ही कुछ भारत विरोधी ताकतें उस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की कहानी आपने देखी, लेकिन ये अगस्त का महीना है जब ढाका से चलकर बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंची हैं। वो भी अगस्त का ही महीना था जब 49 साल पहले अपने पिता समेत पूरे परिवार की हत्या के बाद शेख हसीना भारत पहुंची थीं। आज भारत उनकी पहली पनाह है। तब भी भारत ने ही उनको पनाह दी थी। तब बांग्लादेश की फौजी हुकूमत का खौफ ऐसा था कि वो कभी भी शेख हसीना को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए भारत ने उनकी पहचान को बेहद गुप्त रखा था। बांग्लादेश की राजनीति बाप बेटी की इस जोड़ी को अनदेखा करके गुजर नहीं सकती। वो 30 जुलाई 1975 का दिन था जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। लेकिन उसके 16 दिन बाद ही 15 अगस्त 1975 की रात बांग्लादेश में सैनिक तख्ता पलट हुआ और राष्ट्रपति आवास में ही मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। 1975 में भी आप देखें कि हालात इसी तरह से अस्थिरता के थे और शेख मुजीबुर रहमान ने भी उस वक्त ज़्यादातर जो राजनीतिक दल थे उन पर बैन लगाया था। यहाँ तक कि तो उनकी अपनी जातीय राखी वाहिनी थी उस पर भी बैन लगाया था और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू भी उस वक्त बहुत आता था कि उस पर भी बहुत से अंकुश लगे थे। और उससे पहले उनका मिलिट्री के साथ जो एक तरह से ताल्लुक थे उनके वो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के समय से ही कुछ अलग तरह थे, क्योंकि उन्होंने लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में जो वॉर हुआ था उस वक्त आम नागरिकों को सेना के विरोध में खड़े होने का आह्वान किया था। तो बहुत सी इस तरह की चीजें थी और इसी के चलते आप देखें कि मई में ही 1975 में उनके असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था और उसके बाद जैसा अब खबरों में आ चुका है और इतिहास में विश्लेषणकारों ने कहा कि भारत ने भी उनको कहा था कि अपने उस वक्त जो सेनाध्यक्ष को चुना है उनको शायद चुनना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इस तरह से आप देखें कि पूरे परिवार को 3 घरों में अलग अलग इस तरह से हमला करके बिल्कुल ख़त्म किया गया। ये आप भगवान की कृपा कह सकते हैं कि उस वक्त ये दोनों बहनें जो आज दिल्ली में हैं, शेख हसीना बाजिद और रेहाना शेख, दोनों उस वक्त यूरोप में थी और इसलिए वो बच गई और लगातार उसके बाद भारत में 6 साल तक रहीं। तो वहाँ भी इसी तरह का एक तरह माहौल था, अस्थिरता का, संकट का, जो आपने अभी पिछले
एक माह में देखा है बांग्लादेश में, बिल्कुल कुछ ऐसा ही उस वक्त भी माहौल था। तो भारत के लिए ये एक कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि इस बार शेख हसीना को हम भारत में ला पाए और वो सुरक्षित हैं, और भारत ने लगातार उनकी सुरक्षा पर पूरा जोर दिया है कि भारत की जो पूरी कोशिश है कि वो सुरक्षित रहें और जहां भी वो जाना चाहती हैं वहां जा सकती हैं। शेख हसीना की खुशकिस्मती थी कि वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी, ना ही उनकी छोटी बहन रिहाना थी। दोनों जर्मनी में थी, जहां हसीना के पति न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियों की चिंता हुई। उन्होंने जर्मनी में अपने राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेजा। हसीना की इंदिरा गांधी से बात हुई। हसीना ने तब भारत में शरण लेने का फैसला किया। भारत ने ऐसी रणनीति बनाई कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि शेख हसीना भारत में है। एयर इंडिया के विशेष विमान से 25 अगस्त 1975 के तड़के शेख हसीना अपने पति के साथ दिल्ली पहुंची। उन्हें 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा गया। उनकी असली पहचान छिपाने के लिए मिस्टर और मिसेस मजूमदार की पहचान दी गई। कुछ दिनों के बाद शेख हसीना को पंडारा पार्क के सी ब्लॉक स्थित 3 कमरों के एक मकान में शिफ्ट कर दिया गया। वहां सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया गया कि परिंदा भी पर न मार सके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाया जा चुका है और शेख हसीना इस वक्त उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, लेकिन इससे पहले भी वो मुश्किल के दिनों में भारत आ चुकी हैं। मैं इस वक्त लाजपत नगर के बी ब्लॉक में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर शेख हसीना जो है वो 1975 के बाद में यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 साल तक यहाँ पर रही हैं। तो ये जो घर है ये शेख हसीना का पहला घर था और गुपचुप तरीके से वो भारत में आई। दरअसल शेख हसीना जब 1975 में सेना ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद में उनके जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको जब जो है वो मार दिया गया, तो उसके बाद में जो शेख हसीना हैं और उनकी जो बहन है वो यूरोपियन कंट्री में रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने भारत आने का फैसला किया और उनके साथ में शेख हसीना के साथ में उनके जो पति हैं वाजिद, वो भी यहाँ पर आए और उनको भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से इस जगह पर उनको रखा था। तब इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को शेख हसीना की हिफाजत का जिम्मा सौंपा था। शेख हसीना और उनके पति की सुरक्षा के लिए डिटेक्टिव तक तैनात किए गए। फिर भी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया गया कि शेख हसीना कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगी। दिल्ली में वो किसी से संपर्क नहीं रखेंगी और भूलकर भी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताएंगी। साथ ही शेख हसीना के वैज्ञानिक पति को नौकरी भी दी गई। वाकई तब भारत नहीं होता तो शायद बांग्लादेश की सैनिक तानाशाही शेख हसीना को भी नहीं छोड़ती। इत्तेफाक देखिए कि यही अगस्त का महीना है और 49 साल बाद शेख हसीना फिर से भारत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।